नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। इससे पहले भी संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा चुके हैं। अगर आप हिंदी साहित्य की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एलडी ग्रेड, जीआईसी, ईएमआरएस, तो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तथ्य इस चैनल पर उपलब्ध हैं, निरंतर कराए जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब और शेयर का कोई पैसा नहीं है, इसलिए आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, साहित्य संसार के प्रति मानसिक प्रक्रिया अर्थात विचारों, भावों और संकल्पों की शाब्दिक अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबू गुलाब राय। यह महत्वपूर्ण कथन है। साहित्य संसार के प्रति मानसिक प्रक्रिया अर्थात विचारों, भावों और संकल्पों की शाब्दिक अभिव्यक्ति है। यह कथन बाबू गुलाब राय का है। प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य में होने वाले परिवर्तनों को कालक्रम के साथ प्रस्तुत करना कहलाता है। साहित्य में होने वाले परिवर्तनों को कालक्रम के साथ प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न है, गारसा दतासी की इस्तवाद इल लितियोर इंदुई ये हिंदुस्तानी में संकलित कवियों की संख्या कितनी है? गारसा दतासी का जो ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ इस्तवार इल लितियोर इंदुई ये हिंदुस्तानी में संकलित कवियों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 738 कवि सम्मिलित हैं। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। अगला है, जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का हिंदी में अनुवाद किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो इनकी ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो जो हिंदी में अनुवाद किया है वह है किशोरी लाल गुप्त। अगला है, शिव सिंह सरोज प्रकाशित हुई। शिव सिंह सरोज कब प्रकाशित हुई? इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1878। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर की रचना है। अगला है, मिस्र बंधु नाम से प्रसिद्ध रचनाकारों की संख्या कितनी है? मिस्र बंधु नाम से प्रसिद्ध रचनाकारों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी मिश्र। अगला है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ है। अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का शुभारंभ किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गारसा दत्तासी। अगला है, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ढंग पर हिंदी जगत में गठित सभा का क्या नाम था? कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ढंग पर हिंदी जगत में गठित सभा का क्या नाम था? तो इसका जो नाम था नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा 1893 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है, मिस्र बंधु विनोद में संकलित साहित्यकारों की संख्या कितनी है? मिस्र बंधु विनोद में संकलित साहित्यकारों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4591। अगला है, हिंदी साहित्य के आरंभ होने के संबंध में विद्वानों के कितने प्रकार के मत हैं? हिंदी साहित्य के आरंभ होने के संबंध में विद्वानों के कितने प्रकार के मत हैं? तो 3 प्रकार के मत हैं। अगला है, विद्वानों ने हिंदी साहित्य का आरंभ किस सदी से माना है? विद्वानों ने हिंदी साहित्य का आरंभ किस सदी से माना है? 8वीं सदी। अगला है, 8वीं सदी को किस साहित्य के उदय का काल माना जाता है? 8वीं सदी को किस साहित्य के उदय का काल माना गया है? अपभ्रंश साहित्य का। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आप प्रश्नों को आराम से हल कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है,
जो प्रश्न आपको नए लगें उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर उसे कहीं नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले साहित्यकार कौन है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले साहित्यकार कौन है? तो इसमें से सभी हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ग्रेसन मिश्र बंधु, चंद्रधर शर्मा, गुलेरी। अगला है, शिव सिंह सेंगर ने किस सदी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना? शिव सिंह सेंगर ने किस सदी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना? तो इन्होंने माना है 7वीं सदी से। ठीक है, इन्होंने 7वीं सदी से माना है, जबकि अन्य विद्वान 8वीं सदी से मानते हैं। अगला है, शिव सिंह सेंगर किस कवि से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्पदंत। पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला है, अपभ्रंश से हिंदी साहित्य की ओर प्रयाण का संकेत किस सदी से मिलता है? अपभ्रंश से हिंदी साहित्य की ओर प्रयाण का संकेत किस सदी में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11वीं सदी। 11वीं सदी। अगला है, हिंदी साहित्य का आरंभ 11वीं सदी से मानने वाले विद्वान कौन है? हिंदी साहित्य का आरंभ 11वीं सदी से मानने वाले विद्वान कौन है? तो सभी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यह सभी हैं। अगला है, अपभ्रंश या प्रकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पंथ तांत्रिक और वद्यों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर मिलता है, उक्त कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की बात जहाँ हो वह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गारसा दत्तासी ने। अगला है, सरापा और स्वयंभू का समय माना जाता है। सरापा और स्वयंभू का समय माना जाता है तो 8वीं सदी। पुष्पदंत और धनपाल का समय माना जाता है। पुष्पदंत और धनपाल का समय माना जाता है 10वीं सदी। सरापा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? सरापा को राहुल शंकरदास ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, वहीं स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने माना है, और पुष्पदंत को आप पढ़ ही चुके हैं, शिव सिंह सेंगर ने माना है। अगला प्रश्न है, हेमचंद्र और सोमप्रभ का समय माना जाता है। हेमचंद्र और सोमप्रभ का समय माना जाता है तो 12वीं सदी। अगला है, हेमचंद्र ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? हेमचंद्र ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? तो नगर अपभ्रंश। हेमचंद्र ने अपभ्रंश को जो नाम दिया है नगर अपभ्रंश। अगला है, अपभ्रंश साहित्य में काव्य शैलियाँ थीं। अपभ्रंश साहित्य में काव्य शैलियाँ थीं तो ये सभी दोहा शैली, गेय शैली, पद्रिया शैली, ये सभी अपभ्रंश साहित्य की काव्य शैलियाँ थीं। अगला है, दोहा शैली संस्कृत के किस छंद का प्रतीक है? दोहा शैली संस्कृत के किस छंद का प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर होगा आर्या छंद। जैन और बौद्धियों ने किस प्रकार के दोहों की रचना की? जैन और बौद्धों ने किस प्रकार के दोहों की रचना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपदेश प्रधान। जैन और बौद्धों ने उपदेश प्रधान दोहों की रचना की। हेमचंद्र ने व्याकरण में अपभ्रंश के किस रूप को अपनाया? हेमचंद्र ने व्याकरण में अपभ्रंश के किस रूप को अपनाया? तो ग्राम्य रूप को अपनाया। अगला है, हेमचंद्र ने अपनी काव्य रचना में किस शैली का प्रयोग किया? तो गेय शैली। गेय शैली की भाषा थी। अगला प्रश्न है, गेय शैली की भाषा थी। तो गेय शैली की जो भाषा थी वह लोक भाषा थी। अगला है, हिंदी में गेय पदों की परंपरा का विकास किसने किया? हिंदी में गेय पदों की परंपरा का विकास किसने किया?
तो ये सभी ने किया, कबीर, सूर, मीरा, तुलसीदास ने। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश साहित्य को विभाजित किया जा सकता है। अपभ्रंश साहित्य को विभाजित किया जा सकता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नाथ सिद्धों का साहित्य, नाथ पंथियों तथा योगियों की रचनाएं, जैन मुनियों के काव्य, इन तीनों वर्गों में अपभ्रंश साहित्य को विभाजित किया जा सकता है। अगला है, बौद्ध मत पतन के साथ किस संप्रदाय में बटा। बौद्ध मत पतन के साथ किस संप्रदाय में बटा। तो यह जो है महायान और हीनयान दोनों संप्रदायों में बटा था। बौद्ध मत का जब पतन हुआ था तो महायान और हीनयान दोनों संप्रदायों में बटा था। अगला है, ब्रजियानी लोग क्या कहलाते थे। ब्रजियानी लोग क्या कहलाते थे। तो ब्रजियानी लोग जो है सिद्ध कहलाते थे। ब्रजियानी लोग सिद्ध कहलाते थे। नाथ पंथी योगियों में प्रमुख सिद्ध कौन थे। नाथ पंथी योगियों में प्रमुख सिद्ध कौन थे। तो इसमें मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ दोनों जो है यह प्रमुख थे। नाथ पंथ में जो 9 नाथ थे उनमें जो प्रमुख सिद्ध थे वह थे गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ। अगला है, गोरखनाथ किसके अवतार माने गए। गोरखनाथ किसके अवतार माने गए। तो गोरखनाथ जो है भगवान शिव के अवतार माने गए। अगला है, सिद्ध साहित्य में शिव की बात की जाए, जब नाथ पंथ के आदि प्रवर्तक की बात होती है तो उसमें भगवान शिव आते हैं, और नाथ पंथ के प्रवर्तक की बात होती है तो उसमें जो है मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ का नाम आता है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी है। तो सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या 84 है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश साहित्य में अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है। अपभ्रंश साहित्य में अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है। तो यह संदेश रासक है। ठीक है, यह एक विरह काव्य है। अगला है, गोरखनाथ ने ईसा की किस शताब्दी के आरंभ में अपना साहित्य लिखा। गोरखनाथ ने ईसा की किस शताब्दी के आरंभ में अपना साहित्य लिखा। तो 13वीं शताब्दी के आरंभ में अपना साहित्य लिखा। अगला प्रश्न है, सर्वमान्य काल विभाजन किसका माना जाता है। सर्वमान्य काल विभाजन किसका माना जाता है। तो यह रामचंद्र शुक्ल। सर्वमान्य काल विभाजन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है वही माना जाता है। अगला है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा है। अगला है, हिंदी साहित्य के काल कौन से हैं। हिंदी साहित्य के काल कौन से हैं। तो ये सभी हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। अगला है, हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथ की सबसे पहले रचना कब हुई। हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथ की सबसे पहले रचना कब हुई। तो ये जो है 1839 ईस्वी में हुई। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न है, सरापा को किस साहित्यकार ने प्रथम कवि माना है। सरापा को किस साहित्यकार ने प्रथम कवि माना है। राहुल शंकरतायन ने। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माना है। मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किराए जुहुआ-ए हिंदी की रचना कब की। तो 1848 ईस्वी में। अगला है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, इस्तवार-इल-लितियोर इंदोई हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किसने किया। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। गारसा दत्तासी की इस्तवार-इल-लितियोर इंदोई हिंदुस्तानी का अनुवाद कब प्रकाशित हुआ। तो यह जो है 1952 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा।
अगला है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा के माध्यम से कितने खंडों में प्रस्तुत किया गया? तो यह जो है 18 खंडों में डॉक्टर नगेंद्र द्वारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है नागरिक प्रचारणी सभा के माध्यम से 18 खंडों में प्रस्तुत किया गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? तो यह जो है प्रताप नारायण मिश्र नहीं है, बाकी गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी यह तीनों हैं। अगला है अब्दुल रहमान रचित संदेश रासक किस प्रकार की रचना है? अब्दुल रहमान रचित संदेश रासक किस प्रकार की रचना है? तो यह विप्रलंभ प्रधान संदेश रचना है। विप्रलंभ प्रधान संदेश रचना है। अगला है निम्न साहित्य के इतिहासकारों में सबसे प्राचीन कौन है? निम्न साहित्य के इतिहासकारों में सबसे प्राचीन कौन है? तो शिव सिंह सेंगर। अगला है नागरिक प्रचारणी सभा का गठन कब किया गया? नागरिक प्रचारणी सभा का गठन कब किया गया? तो ये 1893 ईस्वी में किया गया था, श्याम सुंदर दास। अगला है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो शालिभद्र सूरि को माना है। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। अगला है ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो चारण काल नाम दिया है। अगला है आदिकाल को रामकुमार वर्मा ने क्या नाम दिया? तो आदिकाल को रामकुमार वर्मा ने संधि काल नाम दिया है। अगला प्रश्न है आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा? आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने काल विभाजन किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने काल विभाजन किया है, तो इस सभी पे किया है, संधि एवं चारण काल, आधुनिक काल, भक्ति एवं रीति काल। अगला है मिश्र बंधुओं द्वारा प्रस्तुत काल नामकरण किया गया। मिश्र बंधुओं द्वारा प्रस्तुत काल नामकरण किया गया। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी प्रारंभिक काल, माध्यमिक तथा अलंकृत काल, परिवर्तन तथा वर्तमान काल। इन सभी उपयुक्त सभी। अगला है जॉर्ज ग्रेसन की काल विभाजन संबंधी पुस्तक का नाम है। जॉर्ज ग्रेसन की काल विभाजन संबंधी पुस्तक का नाम है तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल किसे कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने जो सिद्ध सामंत काल कहा है वह आदि काल को कहा है। आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के जो प्रथम कवियों द्वारा माने गए हैं, उसके बाद फिर सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य से कुल मिला के 63 महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए थे। अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों और नए तथ्यों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।